नमस्कार साथियों। इस दुनिया के हर इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त तो रहता है, लेकिन कब किसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। आज की कहानी में एक महिला एक मात्र छोटी सी गलती के कारण हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को पता चलता है तो हर व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कहता है कि काश अगर उस महिला ने थोड़ी सी समझदारी से अगर कदम उठाई होती तो शायद इस दुनिया में आज वो जिंदा होती। नमस्कार, आदाब। मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना जो है यह मध्य प्रदेश राज्य का है। मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है जबलपुर, और इसी जबलपुर के अंतर्गत एक थाना लगता है गढ़ा, और गढ़ा थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है इंदिरा गांधी कॉलोनी, और इसी इंदिरा गांधी कॉलोनी के रहने वाला मनीष वाजपेयी। मनीष जिसकी उम्र है करीब करीब 36 वर्ष के आसपास। मनीष की पत्नी का नाम होता है अनीता, और अनीता जिसकी उम्र करीब करीब 32 साल होती है। मनीष के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा इंदौर शहर में रह करके अपनी पढ़ाई करता है, तो एक छोटा बेटा अपने मामा के घर नरसिंहपुर के मुगली गांव में रहता है। मनीष जो है जो इसी नरसिंहपुर गांव का एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। मनीष जो हर रोज ट्रेन के माध्यम से जबलपुर से ड्यूटी जाता है और शाम के समय ट्रेन के माध्यम से घर पर वापस आता है। इसी बीच उसकी पत्नी अनीता जो है घर पर अकेली ही रहती है। अब बात मैं आपसे कर रहा हूं 17 दिसंबर 2018 की, करीब करीब शाम के 5 बजे के आसपास की। मनीष हर रोज की तरह जब ड्यूटी करके जबलपुर स्टेशन पे आता है, अपनी पत्नी के नंबर पे कॉल करता है, ये जानने के लिए कि अगर घर में अगर किसी चीज की जरूरत हो तो लेते आता। पत्नी से बात करने के बाद जो है फोन रखता है, और करीब करीब आधे घंटे बीतने के बाद अपने घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद जब दरवाजे पे बेल बजाता है, घंटी बजाता है, तो अंदर से अनीता दरवाजा ही नहीं खोलती। इसीलिए मनीष अब अपनी पत्नी अनीता के नंबर पे फिर से कॉल करता है। रिंग तो जाती है, लेकिन अनीता फोन भी रिसीव नहीं करती है। अब करीब करीब 2-4 मिनट तक ये खड़े होकर के ये मनीष अपनी पत्नी को आवाज दे ही रहा था, तभी उसके पड़ोस का रहने वाला जो है प्रमोद वहां पे आ जाता है। प्रमोद मनीष से उसका हालचाल पूछता है। मनीष कहता है कि मैं काफी देर से खड़ा होकर के अनीता को आवाज लगा रहा हूं, लेकिन वो दरवाजा तक नहीं खोल रही है। फोन भी कर रहा हूं, लेकिन फोन भी वो रिसीव नहीं कर रही है। प्रमोद कहता है कि हो सकता है कि भाभी बाथरूम में होंगे, तब तक आप मेरे घर पे चलिए, हम साथ बैठ करके चाय पी लेते हैं। मनोज अपने पड़ोसी प्रमोद के घर पे जाता है, करीब करीब 10 मिनट तक वहां बैठता है, चाय पीता, और चाय पीने के दौरान ही अपनी पत्नी के नंबर पे लगातार फोन करते रहता था। हर बार रिंग तो पहुंच रही थी, लेकिन अनीता एक बार भी फोन रिसीव ही नहीं करती। इस कारण से मनीष को अब थोड़ा सा शंका महसूस होता है। मनीष अपने पड़ोसी प्रमोद के साथ फिर से दरवाजे पे पहुंचता, अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। जब अंदर से दरवाजा अनीता नहीं खोलती है, मनीष अपने बाहर की दीवार को कूद करके फांद करके घर के अंदर घुसता है। लेकिन घर के अंदर जब घुसता है तो नीचे उसकी पत्नी कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। अपनी पत्नी को लगातार आवाज देते हुए वो दूसरे महले पे जाता है, लेकिन महले जब वो चढ़ता है छत के ऊपर, सेकेंड फ्लोर का नजारा देख करके वो काफी जोर जोर से चीखता चिल्लाता है। दरअसल सेकेंड फ्लोर के फर्श के ऊपर ही अनीता की लाश पड़ी हुई थी। उसके सर पे एक कोई मोटे डंडे से वार किया गया था कई बार, जिसके शरीर से काफी मात्रा में उसके सर से खून निकल गए थे। दरअसल उसके गले में पतली रस्सी भी थी, और मनीष के चीख पुकार सुन करके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। तब जाकर के मनीष अंदर से दरवाजा खोलता है, और साथ ही साथ इस बात की जानकारी पुलिस को भी देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने दल बल के साथ मनीष के घर पे पहुंचती है, और सबसे पहले लाश को, उस अनीता की लाश को, उसकी डेड बॉडी को चेक करती है। पता चलता है कि उस डंडे से काफी बार वार करने की वजह से उसकी घटना स्थल पे ही अनीता की मौत हो जाती है, और उसके गले में उस रस्सी को लपेट करके जोर से खींच दिया गया था, क्योंकि दरअसल वो डंडा भी उस लाश के बगल में ही पड़ा हुआ होता है। अब पुलिस जब इस पूरे बारे में जब मनीष से पूछताछ करते हैं, तो मनीष कहता है कि शाम मैं करीब 5 बजे के आसपास अपनी पत्नी के नंबर पे कॉल किया था स्टेशन पे से, मेरी उससे बातचीत भी हुई थी, लेकिन जिसने भी मेरी पत्नी की हत्या किया है वो आधे घंटे के अंदर ही किया है, क्योंकि करीब करीब 5:30 बजे के आसपास मैं अपने घर पर भी पहुंच चुका था।
पुलिस सबसे पहले अनीता की लाश को अपने कब्जे में लेकर करके उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। पुलिस जब अनीता के मोबाइल के बारे में मनीष से पूछताछ करती है, मनीष कहता है कि साहब अनीता का मोबाइल घर पे नहीं है। पुलिस को अब लगता है कि शायद अपराधी ने मनीषा का मोबाइल अपने साथ लेकर के गया हो, जिससे पुलिस को शक होता है कि शायद उस मोबाइल में कुछ तो ऐसा होगा जिस कारण से अपराधी ने उस मोबाइल को अपने साथ ही लेकर के आगे चला गया था। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले अनीता के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाती है। जब उस सीडीआर को चेक करती है तो उसमें एक ऐसा संदिग्ध नंबर मिलता है जिसपे अनीता पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत किया करती थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर जो है किसी रिंकू पांडे के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। रिंकू जिसकी उम्र करीब करीब 28 वर्ष के आसपास होता है। रिंकू के पिताजी का नाम होता है देवनारायण पांडे, जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला का रहने वाला होता है। पुलिस जब रिंकू के नंबर पे कॉल करती है, रिंग तो पहुंचता था लेकिन रिंकू फोन रिसीव नहीं करता था। इसीलिए पुलिस अब रिंकू के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करती है तो रिंकू का लोकेशन जो है कक्षपुर के ब्रिज के पास दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस बिना समय बिताए उस कक्षपुर के ब्रिज के पास पहुंचता है और रिंकू को वहां से कस्टडी में ले लेता है। फिर रिंकू से अनीता की हत्या के बारे में लगातार पूछताछ करता है, लेकिन रिंकू जो है अनीता को पहचानने से ही इनकार कर जाता है। इसीलिए अब पुलिस रिंकू के सामने अनीता के घर के आसपास का पूरा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाती है। दरअसल रिंकू जो है अनीता के घर पर करीब करीब 1 बजे के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देता है और शाम के करीब करीब 5 बजे के आसपास उसके घर से बाहर जाते हुए भी दिखाई देता है। पुलिस जैसे इस सीसीटीवी फुटेज को रिंकू के सामने रखती है, अब रिंकू के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब आखिरकार मजबूर होकर के रिंकू अपनी पूरी सच्चाई को कबूल करता है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत जो है घटना से ठीक करीब करीब 2 वर्ष पहले की शुरुआत होती है। अनीता जो कि पढ़ी लिखी महिला नहीं थी बल्कि काफी समझदार भी थी, देखने में बेहद खूबसूरत भी थी। अनीता जो काफी धार्मिक महिलाएं थी, एरिया में जहां भी धार्मिक आयोजन कुछ होता था हर आयोजन में वो पहुंचती थी। करीब करीब 2 साल पहले अनीता एक वृंदावन के एक धार्मिक आयोजन में पहुंचती है जहां पर अनीता की मुलाकात रिंकू पांडे से हो जाती है। रिंकू जिस पेशे से एक फोटोग्राफर होता है, उस धार्मिक आयोजन में रिंकू फोटोग्राफी करने के लिए पहुंचा था और वहां पर तमाम लोगों में तरह तरह की फोटो खींच रहा था, लेकिन अनीता को अपना फोटो खिंचवाने का कोई शौक ही नहीं होता है। इसीलिए अनीता जो है उस भीड़ से अकेले खड़ी होती है। अब अनीता जब भीड़ से अकेले खड़ी होती है तो रिंकू की नजर जो है अनीता के ऊपर चली जाती है। अब रिंकू जब अनीता को देखता है तो अनीता की खूबसूरती को देख रिंकू को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठता है रिंकू, और फिर अनीता से बातचीत करने के लिए उसके नजदीक पहुंचता है और उसे एक फोटो खिंचवाने का रिक्वेस्ट करता है। लेकिन अनीता रिंकू को साफ ही मना कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी रिंकू जो है काफी जद्दोजहद करके अनीता का 2 फोटोग्राफ्स खींचता है और रिंकू अनीता का फोटो सिर्फ इसलिए खींचता है कि उसी बहाने अनीता का उसे नंबर तक मिल जाए। होता भी वैसा ही है जैसा रिंकू सोचा था। फोटो खींचने के बाद रिंकू अनीता का व्हाट्सएप नंबर ले लेता और उस फोटो को 2 दिन बाद अनीता के व्हाट्सएप पे भेजता है। अनीता जब उस फोटो को देखती है तो बेहद ही खुश होती है, लेकिन उसके बाद से अब रिंकू अनीता से लगातार बातचीत करने के लिए अक्सर फोन करना शुरू करता है। बातचीत जब करता है तो अनीता को भी लगता है कि शायद रिंकू एक सरल व्यक्ति है, लेकिन बातचीत करते करते रिंकू एक दिन जो है अनीता से अपने प्यार का इजहार तक कर देता है। जब अपने प्यार का इजहार करता है रिंकू, ये सुन करके अनीता को अपने कानों पे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था। अनीता रिंकू को साफ साफ मना कर देती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन रिंकू अनीता को जवाब देता कि मैं तुमसे शादी करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं तुमसे बस बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूं। अनीता उसे मना तो कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी रिंकू अक्सर अनीता के नंबर पे फोन करने लगता है। दरअसल रिंकू को भी गलतफहमी हो जाती है कि एक ना एक दिन अनीता उसकी बात जरूर मान जाएगी, क्योंकि रिंकू को ये लग रहा था कि अनीता अकेले अपने घर पे रहती है, इसीलिए वो किसी न किसी मर्द को कमी महसूस जरूर करती होगी। लेकिन बार बार जब नंबर पे वो कॉल करता है तो अनीता जब तैयार नहीं होती है, एक दिन रिंकू जो है फिर से एक प्रोग्राम के भीतर जबलपुर में जाता है। जबलपुर में जब वहां जाता है तो अपना प्रोग्राम खत्म करने के बाद करीब करीब 4 बजे के आसपास
अनीता के घर पे पहुंच जाता है और जाकर के उससे मीठी मीठी बातें करता है। लेकिन जब पहली बार जब अनीता के घर पे वो जाता है, उसी दिन ही अनीता एक गलती करती है। काश अगर उसी दिन अनीता इस बारे में सारी सच्चाई अपने पति से कह दी होती तो शायद आज रिंकू उसे परेशान नहीं करता। रिंकू जब अपने प्यार को मनवाने की कोशिश कर रहा था, अनीता उसे सिर्फ अपने घर से यह कह करके निकालती है कि अगर आइंदा से तुम मुझे परेशान अगर करोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उस दिन तो रिंकू वापस चला आता है, घर जाता है, लेकिन फिर 17 दिसंबर 2018 को सीधे अनीता के घर पे वो पहुंच जाता है और जाकर के उससे जिद करने लगता है। जिद जब वो करने लगता है, अनीता उससे पूछती है कि आखिरकार तुम चाहते। इस पे रिंकू अनीता से कहता है कि बस मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ, बस एक बार मेरे साथ कुछ पल बिता लो तुम। जैसे अपने साथ में पल बिताने की बात कहता है रिंकू, इस पर अनीता एकदम से भड़क उठती है। कहती है कि इसी वक्त मेरे घर से तुम निकल जाओ, वरना जब शाम के समय मेरे पति पहुंचेंगे मैं तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दूंगी। इधर रिंकू को लगता है कि अगर एक बार जबरदस्ती भी वो अनीता से कर लेता है, उसके बाद से अनीता चाह करके भी अपने पति से कुछ भी नहीं कह पाएगी। इसीलिए अब रिंकू अनीता के साथ जो है जोर जबरदस्ती करने लगता है। जब वो उसके साथ जब जोर जबरदस्ती करने की प्रयास करता है, अनीता अपने आप को बचाने के लिए सेकेंड फ्लोर पे भाग जाती है। जब वहां भाग करके पहुंचती है तो वहीं पे रिंकू उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है और उसके गले में एक पतली सी रस्सी लगा करके जोर से खींच देता है, जिसके कारण से अनीता काफी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। और उसके बाद उसी के घर में से एक डंडा उठाता है और अनीता के सर पे वो लगातार एक पर एक कई बार कर देता है, जिसके कारण से अनीता की वहीं पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से रिंकू जो है अनीता का मोबाइल अपने साथ लेकर के घर से भाग जाता है। दरअसल रिंकू को यह लगता था कि उसके बारे में उसके पति को कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए पुलिस भी उसके पास कभी पहुंच ही नहीं सकती है। लेकिन शायद रिंकू का ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। वाकई में रिंकू जो पूरी कहानी पुलिस वालों को कहता है, पुलिस रिंकू के ही कहने पे अगले दिन जिला अदालत के अंदर पेश करती है रिंकू को, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी अनीता के पति को पता चलता है तो रोते हुए ये कहता है कि काश अगर अनीता ने एक बार भी मुझसे ये सारी बात अगर कह दी होती, बता दी होती, तो शायद मैं इस मसले का कुछ न कुछ हल जरूर निकाल लिया होता। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के सुनाने का उद्देश्य आपको कोई परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय।